हेलो फ्रेंड्स, टीम कल्याणी आईएएस इंदौर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि टीम कल्याणी आईएएस के द्वारा आप सभी से ये वादा किया गया था कि कोरोना काल के चलते हम लोग आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण सीरीज आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे और टीम कल्याणी आईएएस के द्वारा इसी तारतम्य में आज एक और लेक्चर मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। आज का मेरा लेक्चर मराठा पेशवास पर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर मैं भारतीय इतिहास को डील कर रहा हूँ और पिछले कुछ लेक्चर्स में मेरे द्वारा यहाँ पर प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को ख़त्म किया जा चुका है। और जो मेरा पिछला लेक्चर था आधुनिक भारत पर, वह मुगल साम्राज्य के पतन पर था। इसी को और आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके साथ मराठा पेशवास, जिसमें कि बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बाजीराव को मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए बिना कोई समय गवाए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हमारा यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है और आज हम लोग अब शुरू करते हैं बालाजी विश्वनाथ से, जिनका कि समय हमें 1713 से 1720 तक देखने को मिला। देखिए, ये जो समय मैंने आपको बताया 1713 से 1720, ये आपको याद रखना होगा। 20 से 40 जो अगले पेशवा हुए, इनके पुत्र, जिनका समय 20 से 1740 तक देखने को मिलता है, वो भी हमें याद रखना होगा। ये हमारे बालाजी विश्वनाथ थे। आइए इनके बारे में हम लोग कुछ प्रारंभिक जानकारी देखते हैं, जिसमें कि हम इनका जन्म कब हुआ, इनके पिता कौन थे, इनके पास उपाधि क्या थी, पत्नी, पुत्र और इनके निधन से संबंधित जो भी डेटा है इंपॉर्टेंट एग्जाम से संबंधित, वो हम पहले डिस्कस करते हैं। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1662 में श्रीवर्धन नामक जगह में कोंकण में हुआ था। इनके पिता, उनका नाम था विश्वनाथ पड़ंत विसाजी देशमुख। इनके पास उपाधि थी प्रथम पेशवा की। देखिए, याद रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पेशवा की उपाधि किसके पास थी, तो आपको याद रखना होगा बालाजी विश्वनाथ के पास थी। इनकी पत्नी की यदि बारे में बात करें तो इनकी पत्नी राधाबाई और गुलवती हुई। आगे हम लोग बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। ये उनके ज्येष्ठ पुत्र थे और उनके छोटे भाई चिमनाजी अप्पा थे। इनका जो है निधन, ये सासवड़ महाराष्ट्र में 1720 में हो जाता है और 1720 में अगले पेशवा बाजीराव प्रथम हमें देखने को मिलते हैं, जो कि इनके ज्येष्ठ पुत्र थे। तो ये तो मैंने आपको दी कुछ प्रारंभिक जानकारी बालाजी विश्वनाथ से संबंधित। अब कुछ हम देखते हैं कि बालाजी विश्वनाथ का जो करियर था वो कैसे, कहाँ से शुरू हमको देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें तो इस स्लाइड पर हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो इनके पूर्वज कौन थे, इनका कुल क्या था, प्रारंभिक पद क्या था और इसके बाद अन्य पद क्या रहे, किस प्रकार इनकी राजनीतिक शुरुआत होती है, कौन से प्रथम युद्ध में इन्होंने भाग लिया था और किस तरह का पहली बार इनके द्वारा कोई कूटनीतिक कार्य किया गया था। अगर हम इनके पूर्वजों की बात करें तो जंजीरा राज्य के श्रीवर्धन के ये संग्रहकर्ता हुआ करते थे, कलेक्शन का काम करते थे ये लोग। और अगर हम इनके कुल की बात करें तो कोंकण के एक ब्राह्मण कुल से ये संबंधित रहे हैं। अब अगर हम इनके प्रारंभिक पद की बात करें तो इनके पास जो है पूना में 1696 की अगर हम बात करें तो पूना में ये सभासद हुआ करते थे। और अगर हम आगे देखें अन्य पदों की बात करें तो ये जो है सर सूबेदार पहले पूना में थे और फिर इनको जो है सर सूबेदार का पद ही दौलताबाद में मिल गया था। तो इस प्रकार से इनका जो है आप कह सकते हैं कार्यकाल चालू होता है पेशवा जो थे हमारे बालाजी विश्वनाथ। अब इनकी राजनीतिक शुरुआत की यदि हम बात करें तो जैसा कि हमने देखा था कि जो शाहू थे ये मुग़ल कैद में थे और मुग़ल की कैद से आज़ाद होने के बाद जब ये वापस सतारा पहुंचते हैं तो इनका युद्ध ताराबाई के साथ हमें देखने को मिलता है। इस समय जो है बालाजी विश्वनाथ जो थे उनके द्वारा यहाँ शाहू का साथ दिया गया था। आप कह सकते हैं कि यहाँ से उनके जो है जीवन में आप कह सकते हैं युद्ध की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। अब
1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था, जो कि ताराबाई और शाहू के मध्य हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, खेड़ा का युद्ध जो है किस किस के बीच में हुआ था? ताराबाई और शाहू के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1707 में हुआ था। 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु भी हुई थी, और कुछ लोगों का कहना होता है कि 1707 से आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत भी मानी जाती है। तो 1707 में हमने खेड़ा का युद्ध देखा, और इस युद्ध में बालाजी विश्वनाथ अपनी कूटनीति से जो ताराबाई के मंत्री थे, जिनका नाम था धन्ना जी, इनको ये अपनी तरफ मिला लेते हैं, और इस प्रकार से शाहू को ये विजय बनाने में इस युद्ध में मदद करते हैं। तो ये तो था खेड़ा के युद्ध के बारे में, और यहाँ बालाजी विश्वनाथ का क्या रोल था ये मैंने आपको भी बताया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली की संधि की। जैसा कि हमने आपको जब मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में डिस्कशन किया था आपके साथ, वहां मैंने आपको बताया था कि सैयद बंधु दो भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ये दोनों दो भाई थे, और ये सैयद बंधुओं के नाम से फेमस थे। इन्हें किंग मेकर्स भी कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि फर्रुखशियार को शासक बनाने में इन्हीं का हाथ था। इसके बाद उसको हटाने में, और उसके बाद रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला को इन्होंने शासक बनाया क्रमबद्ध, और इसके बाद मोहम्मद शाह को भी इन्होंने दिल्ली का शासक बनाया था। तो आप कह सकते हैं कि ये इतने शक्तिशाली थे कि किसको शासक बनाना है, और अगर वो पसंद नहीं आ रहा है तो उसको पद से हटा भी देना है। तो यहाँ जो है बालाजी विश्वनाथ ने सैयद हुसैन अली को, उस समय बादशाह रफ़ी-उद-दरजात था, रफ़ी-उद-दरजात से आप कह सकते हैं एक संधि करने के लिए रफ़ी-उद-दरजात को हुसैन अली के माध्यम से बाध्य किया था, और इस संधि को दिल्ली की संधि कहा गया है। क्या इसमें शर्तें थी ये आपको मैं बताता हूं। जो मुगल बादशाह जो मुगल बादशाह थे रफ़ी-उद-दरजात, जो मराठा साम्राज्य था, जो छत्रपति शिवाजी के समय जो पूरा मराठा साम्राज्य था, वो शाहू को दे देंगे। पूरे उस क्षेत्र की जो है मान्यता अब शाहू के पास हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि ये जो मुगल के जो 6 प्रांत थे, अब यहाँ से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार किसका हो जाएगा? इन मराठों का हो जाएगा। इसके बदले में मराठे जो हैं इन्हें 15,000 घुड़सवार की सैन्य सहायता देंगे, और प्रति वर्ष जो है 10 लाख रुपए भी इनको देंगे। तो ये शर्तें थी। इस शर्त में बालाजी विश्वनाथ का प्रमुख रोल देखने को मिला, और इस संधि को दिल्ली की संधि कहा गया है। तो ये तो थी दिल्ली की संधि। लेकिन यहाँ आपको एक बात याद रखना है कि जो सर रिचर्ड टेम्पल थे, इन्होंने इस संधि को मराठों के लिए क्या बोला है? ये मराठों का मैग्ना कार्टा इसको कहा उन्होंने, क्योंकि इसमें मराठों को एक बड़ा साम्राज्य मिल गया था, और वहाँ से वो चौथ और सरदेश मुखी अब ले सकते थे। तो आपको क्वेश्चन ये बन जाता है यहाँ से कि मराठों का मैग्ना कार्टा किस संधि को कहा जाता है, या ऐसा किसने कहा था? तो रिचर्ड टेम्पल ने ऐसा कहा था। चलिए, अब अगले जो हमारे पेशवा हुए बाजीराव प्रथम, जिनका कार्यकाल 1720 से 1740 था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद अगले पेशवा जो है बाजीराव प्रथम यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। आइए अब हम इनके कुछ प्रारंभिक जीवन से संबंधित तथ्य देखते हैं, जिसमें कि हम इनके जन्म, पिता, माता पिता, पत्नी, उपाधि और इनका निधन और इनकी समाधि कहाँ पर है इसके बारे में देखते हैं। अगर हम इनके जन्म की बात करें तो अगस्त 1700 में इनका जन्म हुआ था, और जैसा कि हमने देखा 1720 में ये पेशवा के पद पर आसीन भी हो जाते हैं। मतलब हमें समझ में आ रहा है कि 20 साल की आयु में ये पेशवा ही बन जाते हैं। इनके पिता हम आपको बता ही चुके हैं, बालाजी विश्वनाथ थे। इनकी माता राधाबाई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उनकी पत्नी राधाबाई और गुलवती थी। तो ये राधाबाई के पुत्र थे बाजीराव प्रथम। अब बाजीराव प्रथम की पत्नी काशीबाई भी थी और मस्तानी भी हुई। अभी रिसेंटली एक मूवी भी बनी है जो कि आप सब लोगों के द्वारा देखी भी गई होगी, जिसका नाम बाजीराव मस्तानी ही है। नहीं देखी जिन्होंने तो देख लें, कुछ समय पढ़ाई में से निकाल के इसको देखा भी जा सकता है।
अब इनके पास कई उपाधियां थी। इन्हें राव, श्रीमंत, महान पेशवा और हिंदू सेनानी सम्राट भी कहा गया है। इस पर मैं आगे आऊंगा। इनको हिंदू सेनानी सम्राट क्यों कहा गया ये मैं भी आपको बताने वाला हूं। इनके अगर निधन की बात करें तो पश्चिम निमाड़ मध्य प्रदेश, जिसमें कि मेजर अगर हम देखें तो खंडवा खरगोन का जो इलाका आता है उसको हम लोग पश्चिम निमाड़ कहते हैं। तो 1740 में रावेरखेड़ी में, जो कि मध्य प्रदेश में ही आता पश्चिम निमाड़ में, यहाँ इनका निधन हो गया था। और अगर हम इनकी समाधि की बात करें तो रावेरखेड़ी में ही नर्मदा नदी के किनारे इनकी समाधि भी है। अब देखिए, चूंकि हम लोग मध्य प्रदेश का एग्जाम मेनली फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ आपको याद रखना होगा धार रावेरखेड़ी, यहाँ इनकी समाधि है बाजीराव प्रथम की। हो सकता है इस तरह का कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से बनता है। तो ये तो था इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में, बाजीराव प्रथम के। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ अभी मैंने उपाधियां बताई थी, कुछ इनको अन्य नामों से भी पुकारा जाता था। तो हम देखें तो इनको बाजीराव तो कहते ही थे, इसके अलावा थोरले बाजीराव भी इन्हें कहा जाता था। और मैंने अभी आपको ये भी बताया था अपराजित, यानी जिसको पराजित नहीं किया जा सके, अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट भी कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इनके द्वारा कोई भी युद्ध अपने जीवन काल में नहीं हारा गया था। तो अकबर के बाद ये एक और ऐसे योद्धा हमें देखने को मिले भारत की पृष्ठभूमि पर, जो कि अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारे थे। और इन्हें श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट के नाम से भी जाना जाता रहा है। तो ये आपके जीके के लिए बहुत अच्छी बातें हैं कि आपको ये अन्य नाम भी इनके पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े वीर योद्धा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत बड़े वीर योद्धा थे, इनके द्वारा कोई भी युद्ध हारा नहीं गया था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनको बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, भाला, बनेठी और लाठी, इन सभी को चलाने में निपुण बनाया गया था। तो ये बहुत बड़े और बहुत कुशल योद्धा थे, है ना। इनका बचपन जो है इन्हीं सब के बीच में व्यतीत हुआ है। और एक मुख्य बात है, एक मुख्य प्रश्न यहाँ पर और बनता है, बाजीराव प्रथम से ही जो है ये जो पेशवा का पद था, ये यहीं से वंशानुगत भी हो जाता है। तो याद रखिएगा कि बाजीराव प्रथम से ही अब जो मराठों में पेशवा का पद होता है वो वंशानुगत हो जाता है। अब हम बात करेंगे बाजीराव प्रथम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारे हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड के जो महाराजा थे छत्रसाल, उनकी पुत्री के साथ इनका विवाह हुआ, और हिंदू पद पादशाही की योजना भी इनके द्वारा लाई गई। इसके अलावा जो बसीर में पुर्तगाली रहते थे, जो कि हिंदुओं पर आप कह सकते हैं अनावश्यक जो है जुल्म ढाते थे, उन्हें परेशान करते थे और धर्म परिवर्तन करने के लिए भी उन्हें मजबूर करते थे। तो इनसे भी बाजीराव प्रथम ने हिंदुओं को, बसीर के हिंदुओं को बचाया था। आइए इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा और हम लोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीवन में अपने जीवन काल में कोई भी युद्ध नहीं हारे थे, तो अकबर के बाद कोई ऐसा सेनापति था ये जिसने के कोई युद्ध नहीं हारा हो। और इस पर जो है अमेरिका के एक स्कॉलर थे, इतिहास थे, बर्नार्ड मॉन्टगोमेरी, उन्होंने कहा है कि बाजीराव पेशवा भारत के इतिहास का सबसे महानतम शासक था। याद रखिएगा इस बात को। मॉन्टगोमरी ने कहा है कि भारत के इतिहास में ये सबसे महानतम शासक रहे हैं। महाराजा छत्रसाल की पुत्री से इन्होंने विवाह किया था, और इस विवाह के बाद बुंदेलखंड का 1/3 हिस्सा जो है अब मराठों के हिस्से में आ गया था। उनके साम्राज्य में ये मिल गया था, बुंदेलखंड का 1/3 हिस्सा। तो देखिए, एक विवाह किया और बिना जो है युद्ध करे ही उनके पास, मराठों के पास, इतना बड़ा बुंदेलखंड का हिस्सा आ गया था। हिंदू पद पादशाही की जो योजना है, ये मुगल साम्राज्य के विरुद्ध में जो है ये बाजीराव प्रथम लेकर के आए थे। और जैसा कि मैंने आपको जब
यूरोप वासियों का जब भारत में आगमन पढ़ाया था, उसमें सबसे पहले मैंने आपको पुर्तगालियों के बारे में पढ़ाया था। पुर्तगाली जब भारत आए थे तो उनके जो उद्देश्य थे भारत आने के, उसमें एक उद्देश्य मैंने आपको बताया था कि मसालों के व्यापार पर एक अधिकार स्थापित करना, और दूसरा उद्देश्य मैंने आपको बताया था हिंद महासागर पर अपना एकाधिकार या कह सकते हैं उस पर आधिपत्य अपना जमाना, उस पर पूर्ण नियंत्रण अपना स्थापित करना। और हमने ये देखा कि हिंद महासागर पर इन पुर्तगालियों के द्वारा कंप्लीट कंट्रोल भी जमा लिया गया था, बना लिया गया था। क्यों? ये लोग एक सिस्टम लेके आए थे, मैंने आपको बताया था कार्ड्स आर्मिडा काफिला पद्धति ये लोग लेकर के आए थे। और इस पद्धति के तहत जो है कोई भी अगर व्यापारी हिंद महासागर से अपने जहाज से आएगा जाएगा तो उसे कार्ड्स के तहत जो है परमिट लेना होगा, उसकी फीस इनको पे करनी होगी। और आर्मिडा मतलब एक आर्म्स का जो है काफिला उस जहाज के साथ पुर्तगालियों का चलेगा और उनको संरक्षण प्रदान करेगा। तो किन चीज़ों पर व्यापार करने देना है दूसरों को, किन चीज़ों पर नहीं करने देना, इस पर पूर्ण नियंत्रण पुर्तगालियों का स्थापित हो चुका था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि बंगाल में चटगांव से लेकर के ढाका तक इन लोगों ने, पुर्तगालियों ने लूटपाट और डकैती ये सब करते थे चटगांव से लेकर ढाका तक। और इस पूरे एरिए में इन्होंने भयंकर अशांति स्थापित कर रखी थी, भयंकर अशांति का माहौल बना लिया था। और इस कारण जो है वहाँ जो भारत या जो दूसरे अरब व्यापारी थे वो इनसे बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए थे। और इसी दौरान जो है औरंगज़ेब ने भी अभियान चलाया था और शाहजहाँ के द्वारा भी अभियान चलाया गया था और इनको वहाँ से खदेड़ के बाहर भी किया गया था। इसी बीच इनके द्वारा मलक्का, होरमुज, गोवा और बसीन पर अधिकार कर लिया गया था। और मैं वही बसीन की बात कर रहा हूँ। यहाँ जाने के बाद वहाँ जो भारतीय थे उनको ये लोग जबरन जो है ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर करते थे। तो इससे जो है बाजीराव प्रथम ने बसीन के हिंदुओं को बचाया भी था। इन पुर्तगालियों को क्या आप कह सकते हैं एक अच्छा खासा सबक सिखाया था, दुष्ट तो थे ही ये। और इस कार्य में जो है बाजीराव को उनके जो छोटे भाई थे चिमनाजी अप्पा, इन्होंने बाजीराव प्रथम की मदद भी करी थी। तो ये था कुछ बाजीराव प्रथम के बारे में। और हम देखते हैं कि जैसा कि राजा उस समय शाहू हुआ करते थे, अब राजा शाहू और बाजीराव प्रथम से संबंधित अब मैं कुछ आपको बातें और बताता हूँ। तो बाजीराव प्रथम जो है शाहू के चौथे प्रधानमंत्री या चौथे पेशवा हुए। अब बाजीराव ने जो है राजा शाहू से एक बार कहा था कि अब समय आ गया है हम विदेशियों को भारत से बाहर निकाल दें। क्या कहा था उन्होंने कि अब समय आ गया है हम विदेशियों को भारत से निकाल दें और हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त करें। आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से लेकर अटक तक फहराने लगेगी। ऐसा बाजीराव प्रथम ने राजा शाहू से कहा था। इस पर राजा शाहू ने कहा था नहीं, आप निश्चय ही इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। क्या कहा था उन्होंने? नहीं, आप निश्चय ही इसे हिमालय के उस पार गाड़ देंगे। आप सत्य ही योग्य पिता के एक योग्य पुत्र हैं। देखिए कितना अच्छा वार्तालाप हुआ था। याद रखिएगा इन बातों को, ये आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछी जाए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनका बाजीराव प्रथम का राजा शाहू के लिए क्या मुख्य योगदान था, तो इन्होंने जो है उत्तर में मराठा साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया था। और अगर हम दक्कन की बात करें तो दक्कन में मराठों की सर्वोच्चता भी स्थापित करी थी। तो जैसा कि जब हम लोगों ने हैदराबाद के बारे में पढ़ा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि चिनकिलिच खान नाम का व्यक्ति था जिसे निज़ामुल मुल्क भी कहा जाता था। उसके द्वारा दिल्ली को छोड़ दिया जाता है और दक्कन में जाकर के एक अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। यहाँ पर बाजीराव प्रथम ने दक्कन में जाकर के उसे पराजित किया था और मुंगी शिवा गांव की संधि 1728 में उसके साथ करी थी। निज़ाम को पराजित कर दिया था, निज़ामुल मुल्क को पराजित कर दिया था और 1728 में
मुंगी शिवागांव की संधि की थी। इस संधि के तहत ये तय हुआ था अब मराठे जो है दक्कन से चौथ और सरदेशमुखी वसूल कर सकेंगे, और साथ में जो संभाजी हैं, राजा संभाजी हैं, जो राजा शाहू के अपोजिट में रहते थे, निज़ाम उनकी किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं करेगा। तो ये थी मुंगी शिवागांव की संधि 1728 में। याद रखिएगा ये किस किस के बीच में हुई थी। इसके अलावा बाजीराव प्रथम एक और कार्य करने में सक्सेसफुल हुए थे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वारणा की संधि, जो कि 1731 में हुई थी। इस संधि में संभाजी ने राजा शाहू की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। देखिए 28 और 3 साल बाद 31 में वारणा की संधि हुई, और उस संधि में फाइनली संभाजी ने शाहू की अधीनता स्वीकार कर ली। बाजीराव प्रथम के द्वारा ये राजा शाहू के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमें देखने को मिली थी। अब अगर हम बाजीराव प्रथम के युद्ध की बात करें तो 1728 में पालखेड़ का एक युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में इनके द्वारा निज़ाम को पराजित किया गया था। उसी वर्ष बुंदेलखंड में भी एक युद्ध हुआ था, इसको भी बाजीराव प्रथम के द्वारा जीता गया था। 37 में दिल्ली पर आक्रमण किया गया था इनके द्वारा, और भोपाल में भी एक युद्ध हुआ था यहाँ। अगर मैं बात करूं बुंदेलखंड विजय की 1728 में, राजा छत्रसाल ने मुगलों के विरुद्ध मदद मांगी थी। छत्रसाल ने पेशवा को कालपी, सागर, झांसी आदि भेंट में दिया था। तो जो राजा छत्रसाल थे, जैसा कि हमने देखा था कि राजा छत्रसाल की पुत्री से बाजीराव प्रथम का विवाह भी हुआ था, और जो बुंदेलखंड का जो 1/3 हिस्सा था वो मराठों को मिल गया था। तो जब मुगलों के द्वारा आक्रमण किया जाता है तो छत्रसाल जो है इनसे मदद मांगते हैं, और जब ये मुगलों से बुंदेलखंड को बचा लेते हैं तो इनको जो है कालपी, सागर, झांसी इत्यादि राजा छत्रसाल के द्वारा भेंट स्वरूप इनको बाजीराव प्रथम को दे दिए जाते हैं। अब जब इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो बताया जाता है कि मात्र 500 सवारों के साथ इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था बाजीराव प्रथम ने, और इनके बारे में कहा जाता है कि इतनी रफ्तार से ये आक्रमण करते थे कि जो शत्रु होता था उसको इतना समय भी नहीं मिलता था कि वो सोच के कुछ कार्य भी कर पाए, और दिल्ली को इन्होंने जो है आप कह सकते हैं लगभग पराजित कर दिया था। भोपाल युद्ध, तो यहाँ भोपाल में जो निज़ाम था उसको इन्होंने पराजित कर दिया था, और एक संधि हुई थी जिसमें चंबल और नर्मदा के बीच के प्रदेशों पर मराठों का अधिकार हो गया था। 50 लाख रुपए जो युद्ध में जो इनकी क्षतिपूर्ति हुई थी उसके बदले मराठों ने निज़ाम से लिए थे। तो ये तो था भोपाल का युद्ध बाजीराव प्रथम का। इसमें मैंने आपको बुंदेलखंड, दिल्ली पर आक्रमण और पालखेड़ का युद्ध, ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद अगले पेशवा बालाजी बाजीराव हुए, जिनका कार्यकाल 1740 से 1761 के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ हमने देखा कि 1713 से 1720 तक बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा हुए। 1720 से 1740 के मध्य में जो है बाजीराव प्रथम जो है यहाँ के पेशवा हुए, और 1740 से 61 तक बालाजी बाजीराव यहाँ के पेशवा होते हैं। बालाजी बाजीराव का जन्म जो है पुणे में ही हुआ था। इनके पिता हम देख ही चुके बाजीराव प्रथम थे, और बालाजी बाजीराव जो हैं नाना साहेब के नाम से बहुत मशहूर थे। अगर हम देखें तो ये चित्पावन ब्राह्मण थे, और 1761 में इनका निधन हो जाता है पुणे में ही, और पार्वती पहाड़ी पर इनका निधन होता है। अब हम देखते हैं इनके द्वारा क्या अभियान किए गए। तो 1742 में इन्होंने झांसी पर अधिकार कर लिया था, और 1742 में झांसी पर अधिकार करने के बाद इन्होंने 1752 में निज़ाम के साथ जो है एक युद्ध किया था। इसके बाद 57 में एक सिंदखेड़ का युद्ध हमको देखने को मिलता है, 1760 में उदगीर का युद्ध, और जैसा कि मैंने आपको बताया था 1742 में इन्होंने सबसे पहले झांसी पर अधिकार कर लिया था। अब मैं बात कर रहा हूँ 1752 में जो निज़ाम के साथ युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हमें एक
बहुत इम्पोर्टेंट संधि देखने को मिली जो कि भलकी की संधि के नाम से फेमस है। इस संधि के तहत मराठों को आधा बरार अब प्राप्त हो गया था, यानी आधे बरार से अब मराठा जो हैं चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के अधिकारी हो गए थे। तो आपको याद रखना होगा कि जो भलकी की संधि है वो निज़ाम और मराठों के बीच, या उस समय अगर आपसे पेशवा टिक करवाया जाए तो आपको याद रखना होगा कि बालाजी बाजीराव उस समय पेशवा हुआ करते थे। अब मैं बात कर रहा हूँ सिंदखेड़ के युद्ध की, जो कि 1757 में हुआ था। इस युद्ध में निज़ाम जो है इस बात पर एग्री कर गया था कि वो जो है मराठों को 25 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में देगा। तो सिंदखेड़ का युद्ध जो है इसमें भी निज़ाम जो है पराजित हुआ था मराठों के साथ। उदगीर के युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ। इस युद्ध में मराठों को 60 लाख रुपए वार्षिक कर के प्रदेश कौन कौन से, अहमदनगर, दौलताबाद, बुरहानपुर, बीजापुर आदि, ये लगभग 60 लाख रुपए वार्षिक कर के प्रदेश हुआ करते थे। ये प्रदेश उदगीर के युद्ध के बाद मराठों को प्राप्त हो गए थे। तो ये था कुछ बालाजी बाजीराव के जो युद्ध या अभियान थे उनके बारे में। अब मैं बात कर रहा हूँ 1761 के तृतीय पानीपत के युद्ध की। ये एक ऐसा युद्ध था जिसको सिर्फ भारतीय इतिहास ही नहीं पूरा विश्व इतिहास याद रखता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले भी जो है अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण हो चुके थे, और 1761 में पुनः जब अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है तो इस समय जो है बालाजी बाजीराव जो है सदाशिव भाऊ को दिल्ली भेज देते हैं। ये दिल्ली पर तो अपना अधिकार कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद 14 जनवरी 1761 को दिल्ली के पास ही जो पानीपत का मैदान है, यहाँ पर दोनों पक्ष आमने सामने हो जाते हैं। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में मराठों के पक्ष में जाट भी थे, राजपूत भी थे, सिख भी थे, लेकिन विडंबना ये है कि ये सभी जो है मराठों को छोड़ करके चले जाते हैं। इनके द्वारा मराठों की सहायता नहीं की जाती है, और युद्ध के दौरान ही ये लोग सब इनका साथ छोड़ के चले जाते हैं। इवन जो मराठा सरदार था मल्हार राव होलकर, ये भी युद्ध के मैदान से भाग जाता है। कुल मिलाकर के इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे जो हैं बुरी तरह हार जाते हैं। ये मराठों का आप कह सकते हैं इस युद्ध में मराठों का महाविनाश हो गया था। इस पर जो है एक स्कॉलर थे, विद्वान थे, जिनका नाम जादूनाथ सरकार कहा जाता है उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र का शायद ही कोई परिवार बचा होगा जिससे कोई ना कोई व्यक्ति इस युद्ध में आप कह सकते हैं शहीद ना हुआ हो, कोई ना कोई व्यक्ति इस युद्ध में उस परिवार का खोया ना गया हो। जब इस युद्ध की सूचना पेशवा को एक कोड भाषा में किसी व्यापारी ने दी तो उन्होंने कहा था 2 मोती विलीन हो गए हैं और कई सोने की मोहरें भी खो गई, जिससे चांदी और कांसे की तो गणना ही नहीं की जा सकती है। इस तरह से सूचना जो है पेशवा जी को मिली थी। तो ये तो था तीसरा पानीपत का युद्ध, जिसमें जो है मराठे बुरी तरह पराजित हो जाते हैं। मराठों का साम्राज्य जो है आप कह सकते हैं बुरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो ये था मित्रों आज का मेरा मराठा और पेशवा पर लेक्चर। आशा है आप लोग हमारी पूरी सीरीज़ देख रहे होंगे, और अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो अभी भी आप लोग देखना प्रारंभ कर दें। इस गलतफहमी में ना रहें कि कोरोना काल के चलते जो है मध्य प्रदेश आयोग इस साल प्रारंभिक परीक्षा नहीं ले पाएगा। हम आप सभी लोग बहुत पॉजिटिव हैं कि हम लोग कोरोना पर जल्दी ही विजय प्राप्त कर लेंगे, और कहीं ऐसा नहीं हो कि आप लोग घर बैठ कर के ये सोचते रह जाएं कि कोरोना तो ख़त्म ही नहीं होगा और एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं, तो हम क्यों अपनी पढ़ाई करें। अरे भाई, आप अपनी तैयारी करते रहिए, आयोग अपना काम कर लेगा। जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा वैसे ही आपको तुरंत डेट हाथ में मिल जाएगी और आप लोग फिर तैयारी नहीं कर पाएंगे। हमारी टीम आपके साथ खड़ी हुई है। जो हमने आपसे वादा किया था कि YouTube चैनल पर हम हमारी पूरी सीरीज़ चलाएंगे, हम इसको चला के रहेंगे।
हम इस सीरीज़ को भली भांति पूरा करेंगे। लेकिन आप लोग अपना जो प्रॉमिस है, वचन है, उसको जो आप लोगों ने अपने माता पिता से या खुद से किया है कि हम जो है सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन लेके दिखाएंगे, एक अच्छा पद प्राप्त करेंगे, उससे आप लोग यदि पीछे हटेंगे तो फिर हम लोग और हमारी टीम कुछ नहीं कर सकती है। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग इस सीरीज़ को देखें, हमारे लेक्चर्स को 2-2 3-3 बार देख लें। आपको कहीं कुछ भी नहीं पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। आप सिर्फ हमारी सीरीज़ देखिए और आपको कहीं कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगले लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।